अच्छा भाई, तो फॉर्म वाला चैप्टर हमने लास्ट में पढ़ लिया था और हमारा था एक्स्ट्रा मार्कअप वाला चैप्टर। ठीक है, पूरे HTML की बुक के अंदर जो चीज़ें रह गई थी हमारी, वो इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इधर आते हैं और इधर आके बनाते हैं एक अलग फोल्डर 09 डॉट एक्स्ट्रा मार्कअप, और यहाँ पे आके बोलता हूँ मैं index.html। ठीक है भाई, HTML का कोड लिखते हैं इधर आके, सजेस्ट कर दो कुछ अच्छा। अच्छा, हाथ से निकाला, गिटहब से निकाल लिया तुमने। चलो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं एक्स्ट्रा मार्कअप आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से मैं जाता हूँ, उसको गोलाइज करता हूँ तो मैं आ गया इधर। ठीक है भाई, इतना तो सबको आता है काम। तुम्हें आता है इतना? हाँ दोस्त, तुम्हें आता है इतना काम? हाँ सर आता है, क्यों नहीं आता सर? हाँ सर आता है, क्यों नहीं आता सर? मुस्कुराता बड़ा अच्छा है ये। खैर, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML। HTML के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हम देखेंगे कि कैसे हम देख सकते हैं, क्या होता है उसका मकसद। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हमें एक साथ ग्रुप कैसे करना है। और नंबर 3 पे है भाई कमेंट्स, मेटा इन्फॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स। ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो आओ आगे। यार ये चैप्टर आसान है लेकिन चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं थोड़ी। सबसे पहले बता रहे हैं भाई साहब HTML5 ना। HTML की पूरी कहानी इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई HTML5 जो है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो है HTML5। कौन सा है वो? HTML5 है। वो आया था भाई साहब 2000 में, सन 2000 में आया था। ठीक है, तुम्हारी एज कितनी है? 20 साल के हो तुम? 2005 की पैदाइश हो ना, ये देखो 2000 में आया था। हाँ भाई, तुम 15 के हो? तुम भी छोटे हो, तुम भी छोटे हो। 19 के हो? तुम भी छोटे हो इससे। तुम सबसे बड़ा है ये HTML ना। मैं 2004, मैं 21 साल का हूँ, ये मुझसे ही बड़ा है। ठीक है, 21 साल का हूँ मैं। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ तो नहीं बढ़ा सकते? ये बढ़ाना चाहिए आपको। क्या? अच्छा, ये 2 साल पीछे है। 2 साल पीछे है। चलो डॉग टाइप्स को देखते हैं, डॉग टाइप्स क्या करता है। देखो सबसे ऊपर नजर आ रहे डॉग टाइप्स। इसका क्या मकसद था भाई, पता है किसी को? नहीं, HTML का कोड यहाँ से भी शुरू होता है, इसको हटा देते। ये देखो, इसका मकसद होता है, बुक के अंदर बताया हुआ है कि ये जो है ना, बिकॉज देयर हैव बीन सेवरल वर्जन ऑफ HTML, कि भाई यहाँ पे क्योंकि HTML के बहुत सारे वर्जन हमारे पास थे। ठीक है ना, ईच वेब पेज शुड बिगिन विद अ डॉग टाइप डिक्लेरेशन टू टेल अ ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML द पेज इज यूजिंग। कि भाई इसका मकसद होता है कि ब्राउज़र को बताना या कंप्यूटर को बताना कि HTML कौन सी वाली इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि HTML5 इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हो रही है? HTML5 इस्तेमाल हो रही है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है, मतलब हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? HTML5 जो सबसे नई है। अच्छा, HTML4 देखते हैं। हाँ लेटेस्ट, उसके बाद HTML में चेंजेस हुए हैं। HTML नई नहीं आई कोई, HTML6 या HTML7। अच्छा, इसके बाद देखते हैं भाई HTML4। HTML4 जो थी वो ऐसे स्टार्ट होता था उसका ना, जो भी था ऐसे पकड़ते थे और इधर आते थे और इधर आके लगाते थे। ठीक है, तो ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशनल HTML होती थी एक। नहीं नहीं, कुछ और हुआ है, एक मिनट देखते क्या हुआ।
हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इससे HTML4 से भी पहले इस्तेमाल होती थी आपके पास ट्रांजिशनल एक्स HTML 1.0। ये बहुत पुरानी है, इससे भी पुरानी है, स्ट्रिक वाली है, XML है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हाँ यार ये इस्तेमाल तो होती थी, पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती। अब जो है ना बस ये वाली चीज़ है, ठीक है। और ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप जब कोड लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है, ठीक है। आ जाता है ना ऑटोमेटिकली। अगर नहीं भी लिखो तो भी मसला नहीं है, देखो हटा देता हूँ मैं तो भी मेरा कोड सही चलेगा, ठीक है। जब भी सही चलेगा लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा कोड में। ये तो लगा दे देंगे, हो गया सही, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि बस ये बताता है कि HTML कौन सी वाली इस्तेमाल हो रही है। आओ आगे, अगली चीज़ है भाई साहब कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा ऐसी आम अल्फाज में? कमेंट्स का कुछ राय किसी चीज के ऊपर भी कमेंट्स कर सकते हैं आप। किसी चीज़ पर कमेंट कर, किसी चीज का वीडियो सर ये वो होते हैं जो शो नहीं होते हैं, जो वेबसाइट या फॉर्म होते हैं। नहीं वेबसाइट के सेंस में नहीं पूछ रहा मैं, आउटपुट में शो नहीं होते हैं। नहीं वेबसाइट के सेंस में नहीं सर पूछ रहा। आम कमेंट्स की बात है। ये वो उसके मतलब कमेंट होता क्या है ये पूछ रहा हूँ सर बस। कमेंट्स अपनी राय देना ना, अपनी राय देना, कोई चीज़ बताना, है ना। यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर दिया, फेसबुक पे तस्वीर पे कमेंट कर दिया। हाँ, तो कमेंट का मकसद ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कमेंट का क्या मकसद होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे H1 लिखा हुआ है ना, H1, यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्या कहता है पैराग्राफ, और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे पैराग्राफ को भी हटा दो। यहाँ मैं बनाता हूँ क्या कहता है अनऑर्डर लिस्ट, और इसको बोलता हूँ LI, और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ मैंने 3-4 वेरिएंट ले लिए इसके, और यहाँ पे नीचे आके देखने तो लिस्ट मेरे पास आ गई, ठीक है। अच्छा, कमेंट का मकसद ये होता है कि दो तरह से काम करता है। नंबर 1, अगर आपका कोड ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, और 2-3 बंदे एक साथ काम कर रहे हो, या आप कोड के अंदर कुछ भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हो कि भाई यहाँ से लिस्ट स्टार्ट है, ठीक है। उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी ज़बान में डाल दो अपनी आसानी के लिए, और यहाँ पे बोलो कि भाई यहाँ पे लिस्ट ख़त्म है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई लिस्ट, यहाँ पे ख़त्म हो गई, हमने यहाँ पे लिख दिया। आसानी के लिए आप लिखते हो कि ये देखो यहाँ पे शो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कमेंट जो होता है ना, कमेंट वेबसाइट पे शो नहीं होता। जो कोडिंग करता है ना बंदा, प्रोग्रामर, उसकी आसानी के लिए कमेंट होता है कि हाँ यार यहाँ पे मैंने ये काम किया, यहाँ पे ये काम किया है। क्योंकि समटाइम्स ना ऐसा होता है कि कोड ना बहुत लंबा चला जाता है, 2000 लाइनों तक भी जाता है, 1000 लाइनों तक भी जाता है, बहुत लंबा जाता है। तो 1000 लाइनों में कौन क्या ढूंढेगा, तो उसके लिए हम कमेंट लगाते हैं कि हाँ यार चलो यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, और मुझे कुछ ढूंढना होगा तो यहाँ से आगे मैं देख लूँगा। तो कल को कोई मेरा अगर कोड पढ़ेगा आगे तो वो यहाँ से कमेंट पढ़ सकता है, ठीक है। तो कमेंट का ये मकसद होता है। अच्छा, कमेंट का एक फ़ायदा और है, हाँ बता रहा हूँ ना कैसे लगता है। एक और इसका फ़ायदा ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ अपने कोड में से हटानी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ वेबसाइट से हटे, मेरे कोड में से गायब ना हो ना, तो इसको मैं उड़ाता हूँ यहाँ से, तो ये गायब हो जाता है। वापसी लाता हूँ तो वापसी आ जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि रहेगा ये यहीं पे, रहना इसको यहीं पे है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो आप इसको भी कमेंट कर दो। इसको आपने कमेंट कर दिया, यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो गया। और इसको वापसी करते तो वापसी आ जाती है। मैं बता रहा हूँ ना, शो की भी कमेंट समझो पहले, ठीक है। जब कमेंट की जो शॉर्टकट की है वो है भाई कंट्रोल के साथ स्लैश दबाना है आपको ना, कंट्रोल प्लस स्लैश, कंट्रोल स्लैश, ठीक है। इससे आपका कमेंट अनकमेंट होता है, इसलिए ना, इससे कमेंट होगी, दोबारा दबाओगे तो अनकमेंट, दोबारा दबाओगे तो कमेंट, दोबारा दबाओगे तो अनकमेंट, ठीक है। तो ये हमने कमेंट वाली चीज़ देख ली। कमेंट के बाद है अगली चीज़ आईडी एट्रीब्यूट। एक होता है आईडी और एक होता है क्लास, ठीक है। पहले लगा के देखते कैसा लगता है। देखो H1 के पास आया, मैंने बोला आपकी आईडी रहेगी माई हेडिंग, ठीक है। इसको मैंने एक आईडी दे दी, इससे क्या चेंज हुआ, इससे कुछ भी नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं एक और बनाता हूँ ऐसा,
1 2 3 दे देते हैं उसको। ठीक है, 2 हेडिंग बनाई थी, 2 आ गई, एक ये रही एक ये रही। सर इस आईडी से हो क्या? बता दो क्या। ठीक है भाई, तो 2 हमने बना दिए और दोनों को हमने आईडी दे दी। अच्छा, आईडी का मकसद क्या है? आईडी का मकसद है सीएसएस से। ठीक है, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि आईडी का क्या काम होता है। ठीक है, अभी के लिए बस समझो कि आईडी की चीज़ होती है आईडी नाम की ना। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक चीज़ और होती है हमारे पास, क्लास। मैं बोलता हूँ कि एक H2 बनाओ और उसके अंदर कुछ लिख दो आप, हेडिंग 2, और यहाँ पे आके लिख दो आप क्लास, माई क्लास। ठीक है, तो ऐसे क्लास भी दे सकते हो, ऐसे आईडी भी दे सकते हो। क्लास और आईडी दोनों का काम जो है आपको सीएसएस के अंदर पड़ता है। सही है, दोनों का काम आपको सीएसएस में पड़ता है। सीएसएस आती है किसी वजह तुम्हें? सीएसएस आती है? तो आती है। अच्छा जी, तो ये समझ आ गया कि आईडी कैसे देनी है, क्लास कैसे देनी है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, आईडी में और क्लास में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है ना, आईडी और क्लास में। तो आईडी का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 बच्चे बैठे हो आप ना, तो सबकी जो स्कूल की आईडी है, रोल नंबर अलग अलग होगा। रोल नंबर सबका अलग अलग है ना, एक जैसा तो नहीं है। एक जैसा है या किसी का रोल नंबर? तुम्हारा रोल नंबर क्या है? तुम्हारा क्या है? 2 है। रोल नंबर नहीं पता? कॉलेज में होता है, होता है ना रोल नंबर, अलग अलग होता है ना सबका रोल नंबर। इसी तरह से आईडी है, हर एलिमेंट की आईडी सबसे अलग होगी। हर एलिमेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती। अगर मैंने इसको माई हेडिंग दिया है ना और इसको मैंने माई हेडिंग दे दिया तो होगा कुछ भी नहीं, देने को तो ये दे देगा, ठीक है, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन ये सही चीज़ नहीं है कि एक बंदे को, 2 बंदों को आप सेम आईडी दो। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्लास जो होती है ना, क्लास आप सेम दे सकते हो ना। मैंने कहा यहाँ पे आके हेडिंग 6 लगा दो यहाँ पे आप, और इसको भी क्लास दे दो माई क्लास करके। ठीक है, देखो कुछ भी फ़र्क नहीं आया। तो इससे क्या साबित होता है कि आईडी आपको सबको अलग अलग देनी है, लेकिन क्लास आप सबको सेम दे सकते हो। जैसे आप लोगों की आईडी अलग अलग है ना, लेकिन क्लास सेम है सबकी, सही है ना, क्लास सेम है। कुछ 9 के बच्चे हैं, कुछ 10 के बच्चे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, तो क्लास सेम है। तो इसी तरह से क्लास यहाँ पे सेम आ सकती है कोडिंग में, लेकिन आईडी सेम नहीं आ सकती। अच्छा, आईडी और क्लास का काम जो है वो सीएसएस में होगा आपका, कि इनसे क्या करना है आईडी और क्लास से ना। अच्छा, इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ ना, क्लास को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, मैं इसके बाद भी लगा सकता हूँ, मैं इसको भी क्लास दे सकता हूँ यारी। मैंने कहा भाई आप यारी क्लास पकड़ो और सेकंड वाले को दे दो। ठीक है भाई, तो सेकंड वाले को दे दी है क्लास। माउस कहाँ चला गया भाई? ठीक है, देखो चेंज कुछ भी नहीं हो रहा इधर, क्लास और आईडी देने से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्या सीएसएस में काम आएगा आपके? ठीक है, बस अभी ये समझ लो कि आईडी और क्लास होती है 2 चीज़ें। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, ये देखते हैं। देखो मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इधर और इधर आके मैं बनाता हूँ एक पैराग्राफ, बल्कि पैराग्राफ को भी छोड़ो, इसी में से देखते हैं। देखो इधर मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है, एक्स्ट्रा मार्कअप, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इसको छोटा कर दे थोड़ा। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्कअप मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसके नीचे अगर देखो तो एक और हेडिंग है, एक्स्ट्रा मार्कअप, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। उसके नीचे भी एक हेडिंग है। ये हेडिंग जो है ये अगली लाइन से स्टार्ट क्यों हुई है? क्या बराबर में जगह नहीं थी? बराबर में जगह दिख रही है ना सामने एक्स्ट्रा मार्कअप के बाद, तो नीचे से क्यों? हाँ, लाइन ब्रेक भी हमने BR भी नहीं लगाया, फिर भी अगली लाइन से स्टार्ट हो रही है।
फिर भी अगली लाइन से स्टार्ट हो रही है ना हेडिंग। अच्छा एक और चीज़ इसके अंदर देखते हैं, देखो हेडिंग के बाद में एक पैराग्राफ भी लगा देता हूँ, चलो मान लेते हैं पैराग्राफ मैंने लगा दिया, ये भी अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई एक और पैराग्राफ लगा दो आप, ये भी अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ना इटैलिक का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ उसको, तो इटैलिक भी अगली लाइन से स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एक बोल्ड बनाता हूँ और बोल्ड के अंदर भी कुछ लिखता हूँ, तो बोल्ड अगली लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, बोल्ड सामने से स्टार्ट हुआ। ऐसा क्यों है? देखो HTML में ना दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एक को बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट ना। ब्लॉक लेवल क्या करता है, ब्लॉक लेवल बोलता है कि भाई मैं पूरी जगह लूँगा, मेरी लाइन के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, मैं लूँगा पूरी जगह। जैसे H1 इसने क्या किया, इसने पूरी जगह ली हुई है, इसने बोला कि भाई मेरी लाइन के अंदर कोई भी नहीं आ सकता, जो भी आएगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, ये नीचे स्टार्ट हो गया। ये भी H1 है, इसने ही बोला कि भाई मैं भी ब्लॉक हूँ, H1 होता ब्लॉक है, ये शुरू से ही ब्लॉक होता है। जितनी भी हेडिंग होती है वो सारी ब्लॉक होती है HTML के अंदर ना, तो जब ये अगली लाइन से स्टार्ट हो रही है। पैराग्राफ जो होता है ना वो भी ब्लॉक होता है, जब भी वो भी अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ इटैलिक और बोल्ड जो होते हैं ना वो होते हैं इन लाइन, वो बोलते हैं कि भाई आप बी आर लगा दो, हाँ ब्रेक होंगे, हाँ जब भी ब्रेक होंगे बी आर लगाओगे। तो इटैलिक और बोल्ड ये बोलते हैं कि भाई हम इनलाइन एलिमेंट हैं, और इनलाइन एलिमेंट क्या करते हैं कि अपनी लाइन के अंदर आने देते हैं सबको। ठीक है। इनलाइन एलिमेंट ये नहीं बोलते कि आप अगली लाइन से स्टार्ट करो, वो बोलते हैं कि भाई आप इसी लाइन के अंदर आ जाओ और इसी लाइन के अंदर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ब्लॉक लेवल क्या होता है कि जो अपनी अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देता, इन लाइन क्या होता है जो अपनी लाइन में सबको आने देता है। क्लियर है सबको, समझ आया? इन लाइन और ब्लॉक लेवल, वो तुम भी जगह ला रहे हो बार बार। अच्छा अब यहाँ पे देख लेते हैं सम एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल, सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपीयर टू स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नई लाइन से स्टार्ट होते हैं, दीज आर नॉन एज ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। बस इसी बात है, देखो ये H1 नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, पैराग्राफ नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्लॉक लेवल है। और सम एलिमेंट्स विल ऑलवेज अपीयर टू कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन एज ए नेबरिंग एलिमेंट्स, कि भाई कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो उनको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा इनलाइन वाली और ब्लॉक वाली जो चीज़ है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब कोडिंग करोगे जब आपके समझ आ जाएगी कि कौन सा लेवल इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है। आपने जाके पैराग्राफ का टैग लगाओगे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो ये ब्लॉक लेवल है, नहीं हो रहा वहीं सामने से स्टार्ट हो रहा है तो इनलाइन है। इतनी सी बात है बस। इसके अलावा आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। डॉक टाइप, इसका हमें काम ही नहीं है डॉक टाइप का, हमें बस ये देखना था कि इसका मकसद क्या है, ये आपने लगाना भी नहीं है। हमने अभी तक आईडी और क्लास ही देखी है बस, वो भी बस लगा दो आईडी क्लास। ठीक है। तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर ना, कमेंट हमने देख लिया, ये तो आसान है, कंट्रोल/। ठीक हो गया। अच्छा इनलाइन और ब्लॉक समझ आया सबके, आया समझ? अच्छा इसके बाद होता है भाई ग्रुपिंग टेक्स्ट एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, कि HTML के अंदर ग्रुपिंग कैसे होती है, ग्रुप कैसे बनता है। ठीक है। ग्रुप के लिए हमारे पास दो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, एक होता है डिव और एक होता है स्पैन। ठीक है। डिव और स्पैन ना, इनका मकसद देखते हैं क्या होता है। देखो मिसाल के तौर पे अगर मुझे बोलना है कि यार आप सारी हेडिंग ना एक ग्रुप के अंदर आ जाओ, तो इसको मैं बंद करूँगा यहाँ से और बोलूँगा डिव, डिव के अंदर डाल दिया मैंने इनको, हो गया ग्रुप। इधर आया मैंने कहा भाई सारे पैराग्राफ आ जाओ इधर, डिव डिव, क्या हो रहा है ये, डिव। मैंने कहा आई और बोल्ड, मतलब डिव भी बना सकता हूँ, मैंने डिव बना दिया मैंने एक। डिव काइंड ऑफ एक कंटेनर की तरह काम करता है आपके पास ना, डिव से कुछ शो नहीं होता आपको,
देखो शो कुछ भी नहीं होगा डिव से, डिव आपके पास शो नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। डिव का बस मकसद ये होता है कि ये आपकी चीज़ों को वो कर देता है एक साथ ना, क्या कर देता है, ग्रुप कर देता है, ग्रुप कर देता है, अलग अलग नहीं करता है, एक साथ कर देता है, मिला देता है, एक ग्रुप के अंदर कर देता है, एक बॉक्स के अंदर कर देता है आपकी चीज़ों को ना। जैसे मिसाल के तौर पे घर में कपड़े छाटी होते होंगे सबके, कपड़े कपड़े अलमारी वगैरह साफ होती है, कपड़े निकलते हैं, उसमें से क्या होता है कि कपड़ों की ना कैटेगरी बनती है बाकायदा, सर्दियों के ये रखे हैं, गर्मियों के ये रखे हैं, है ना। क्यों भाई, भाई अंदर स्वेटर होता है ना पहनने का, वो एक ही रखा है बस कोई है ना, मतलब सर्दियों का तो है ना, सर्दियों का तो है ना वो। स्कूल के कपड़े अलग होंगे, शादियों में पहनने के कपड़े अलग होंगे, घर में पहनने के कपड़े अलग होंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो मतलब कपड़ों को ना ग्रुप कर देते हो आप ना जगह जगह पे। तो इसी तरह से HTML के एलिमेंट्स को भी ग्रुप कर देते हैं हम ना, कि भाई इसके अंदर हम कुछ और डालेंगे, इसके अंदर हम कुछ और डालेंगे, ठीक है। अच्छा, डिव और स्पैन, इन दोनों का काम भी आपको CSS के टाइम पे आएगा, ठीक है। सिर्फ HTML के अंदर ये काम नहीं आते। आओ देखते हैं क्या होता है वहाँ पे चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इनको पकड़ते हैं सबसे पहले, इसको ना स्पैन में डाल देते हैं, स्पैन, स्पैन में डाल दिया इसको मैंने, और ये जो है बता दो ना बेटा, CSS में काम आता है आपके, ठीक है ना। सर अभी क्यों पढ़ा बुक चैप्टर के अंदर है, अगला चैप्टर CSS का है ना बेटा, नहीं पढ़ना तो अगला चैप्टर, अरे मेरी जान इधर सुन लो ना, क्या हो गया, अगली क्लास CSS की है ना बेटा, तो CSS से कनेक्ट है ये चीज़ तो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो चेंज कुछ नहीं हुआ, चेंज कुछ नहीं हो रहा है नहीं चेंज कुछ नहीं हो रहा, अंदर रिकॉर्डिंग अच्छा क्या नहीं होता, कंटेनर है बस, क्या नहीं ये HTML में लगता है, HTML में है ना भाई, ये भाई 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 स्पेन जो है ना, स्पेन और डिव ये लगते हैं HTML के अंदर है, लेकिन इनको हम CSS के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो लगने वाली जो चीज़ें HTML के अंदर, वो तो HTML के अंदर से मिलेगी ना भाई। अच्छा, अब एक सवाल है, डिव और स्पेन में फ़र्क क्या है, कि दोनों का काम सेम है तो CSS में पता नहीं नहीं, देखो डिव जो है ना, डिव अभी हमने ऊपर पढ़ा है ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक क्या होते हैं, जो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो अपनी लाइन में किसी को नहीं आया, अपनी लाइन में किसी को नहीं आने देता। और इनलाइन क्या होता है भाई, तुम बताओ जरा, तुम बताओ, तुम बताओ इनलाइन क्या होता है, तुम बोलते क्यों नहीं हो फिर, इंट्रोवर्ट बोलते हैं ऐसे बच्चे को जो क्लास में नहीं बोलता। मैं भी नहीं बोलता था क्लास में, एक टाइम पे मैं भी चुप रहता था। हाँ हाँ, मैं डरता था भाई, टीचर मुझसे कुछ ये ना बोलने के इस सवाल सुनाओ नहीं, मतलब सुनाओ वाला काम ही नहीं होता था क्लास के अंदर। सर बोलते थे भाई ये किसको पता है, मुझे पता होता था, सब बच्चे हाथ, कुछ बच्चे हाथ उठाते, हाँ मुझे पता है, मुझे आता है काम ना, मैं नहीं उठाता था। बोलता था अगर मुझे उठा दिया क्लास में और पूछ लिया तो मैं क्या बोलूँगा, मैं डरता था पहले पब्लिक में बोलने से। अब अब यही सीन हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, हाँ कॉन्फिडेंस का मसला था मेरा पहले। कॉन्फिडेंस कम नहीं तो हो रहा भाई। हाँ तो खैर, सर बंदा इसी तरह सीखते हैं हाँ तो ब्लॉक लेवल क्या होता है भाई, ब्लॉक लेवल क्या होता है, जो भी लाइन में वो नहीं आती, और इनलाइन क्या होता है, जो जो लाइन आने देता है। तो डिव जो है ना वो ब्लॉक लेवल है, डिव और स्पैन में फ़र्क ये है कि डिव ब्लॉक लेवल है, डिव के अंदर जो भी चीज़ डालोगे वो अपनी लाइन में किसी को भी नहीं आने देगा, और इन लाइन के अंदर जो भी चीज़ डालोगे वो स्पैन में जो भी चीज़ डालोगे वो अपनी लाइन में सबको आने देता है, ठीक है। तो डिव और स्पैन में बस ये फ़र्क है, इतना था और कुछ नहीं है। आई फ्रेम, आई फ्रेम पता है किसी को क्या होता है,
मिसाल के तौर पे हमने एक एंकर टैग पढ़ा था, उससे क्या होता था, हम लिंक डालते थे वेबसाइट का, तो उसके ऊपर जब मैं क्लिक करता था तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाता था, ऐसा ही था। मैं क्या करता था, किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता था, एक टैग होता था। आई फ्रेम क्या करता है भाई साहब, आई फ्रेम लगता है बिल्कुल इमेज की तरह। नहीं, आई फ्रेम जो लगता है बिल्कुल इमेज की तरह लगता है आपका ना। इसके अंदर आप डालते हो एक एसआरसी, जैसे इमेज में डालते थे ना एसआरसी, यहाँ पे भी डालते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक डालते हो। एड्रेस फाइल का। हाँ नहीं, फाइल का नहीं, जैसे एंकर टैग के अंदर हम वेबसाइट का लिंक डालते थे ना, यहाँ पर भी आपने वेबसाइट का लिंक डालना है। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अच्छा, आई फ्रेम का मकसद क्या होता है, आई फ्रेम का मकसद ये होता है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को दिखाना है, अगर अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट को दिखाना है तो आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल मैप दिखाना है कि भाई मैंने अपने लिए एक वेबसाइट बनवाई है, जिसके रेस्टोरेंट की वेबसाइट मैंने बनवाई है अपनी ना, और अब मुझे दिखाना है, लोकेशन है ये इसकी। लोकेशन है। अब मुझे ये बताना है कि यार मेरी जो दुकान है वो है किधर, मुझे दिखाना है, नक्शे के अंदर दिखाना है, गूगल मैप पे दिखाना है कि मेरी दुकान कहाँ पे है। तो उसके लिए हमारे पास आई फ्रेम का टैग इस्तेमाल होगा। यहाँ पे गूगल मैप का लिंक डाल दो, कोई भी वेबसाइट का लिंक डाल दो, यहाँ पे आपके पास वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा तो नो इंटरनेट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इधर आके मैं बोलता हूँ भाई विड्थ 400 और हाइट भी आप ले लो 400। ठीक है भाई, चलो मैं आ गया इधर, इधर भाई देखो बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा करता हूँ आपसी। उस वेबसाइट की सारी चीजें इसका दिखेंगी हाँ, और लिंक के जरूर। ठीक है, चलो 300। ठीक है, मोबाइल बन गया आपको, मोबाइल। ठीक है भाई, समझे। आई फ्रेम बस कोई भी वेबसाइट अगर आपको दिखानी है अपने उसके अंदर, तो वो आपके पास आई फ्रेम के अंदर आती है। अच्छा, डिस्प्ले भी चलेगी ना अंदर? डिस्प्ले, हाँ हाँ, वेबसाइट डिस्प्ले में चलेगी पूरी। इसमें चलेगी ना? तो हाँ, इसमें चलेगी, इसमें पूरी वेबसाइट आएगी। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो ब्लॉक करती है, जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक की ब्लॉक किया हुआ है, आप फेसबुक को नहीं लगा सकते अपनी वेबसाइट में, यूट्यूब को नहीं लगा सकते। हाँ ठीक है भाई, समझ आ गया। आई फ्रेम, आई फ्रेम के बाद है मेटा, ये वाला टैग, ये हम पहली क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, इसका मकसद क्या है वो देखते हैं। मेटा का मकसद ये होता है कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है जी, वेबसाइट किस बारे में बनी हुई है, किसने बनाई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ना। ये आपकी मर्जी होती है, आप लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाओ। ठीक है ना, हटा देंगे तो कुछ चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं तो इधर आते हैं, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सेम है। लगा देते हैं तो अभी भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, सब कुछ सेम चल रहा है इधर ना। तो मेटा का टैग का काम ये होता है कि बस इंफॉर्मेशन बताता है आपकी वेबसाइट के बारे में ना, और इसका कोई काम नहीं होता। लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाओ। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जो टेम्पलेट लिखते हैं HTML का, उसके अंदर पहले से लिखा हुआ आता है हमारे पास ना, उसको देख लेते ना एक बार। देखो HTML का टेम्पलेट मैंने लिए, देखो पहले से मेटा लिखा हुआ आ रहा है ना, जब भी हम उसके अंदर लगाते हैं, वरना हम लगाने का नीड नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो मेटा का टैग यहाँ तक होता है हमारे पास ना। मेटा के टैग के बाद मेटा के बाद है हमारे पास स्केप कैरेक्टर, आखिरी टॉपिक स्केप कैरेक्टर। स्केप कैरेक्टर होते हैं भाई, मिसाल के तौर पे आपको अपनी वेबसाइट में कोई ऐसी चीज़ लगानी है, कोई ऐसा सिंबल लगाना है, कोई ऐसा निशान लगाना है जो कीबोर्ड में नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये वाला C वाला जो आइकन है, ये वाला, ये कीबोर्ड में नहीं होता।
या होता है? नहीं होता ना। तो अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ये लगाना है तो कैसे लगेगा भाई? अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ये आर वाला आइकन लगाना है, ये भी कीबोर्ड में नहीं होता, तो ये कैसे लगेगा? अगर मुझे वेबसाइट के अंदर ये डिवाइड वाला आइकन लगाना है तो कैसे लगेगा? ये नहीं होता, डिवाइड नहीं होता भाई, डिवाइड नहीं होता, वो ये होता है। होता है ना सर? नहीं होता ना, कहाँ है? अरे मेरी जान नहीं होता, इधर आओ तुम बताओ मुझे कहाँ होता है। देखो अपने 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 कीबोर्ड में ये करो सारे। हाँ है, डिवाइड करना था यार, वो ढूंढ रहा है। नहीं है ना भाई, क्या हुआ? नहीं है, नहीं मिला। नहीं देखो ये वाला होता है डिवाइड के लिए ना, कीबोर्ड के अंदर ये वाला लगता है सिंबल, ये लगता है। और एक ये भी होता है परसेंटेज का साइन है, लेकिन डिवाइड का नहीं है ना। तो डिवाइड का साइन कैसे लगाएं भाई? तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई एस्केप कैरेक्टर आप यूज़ कर लो, ये आपके लिए आसानी है। तो सबसे पहले कुछ 2-3 लगा के देख लेते हैं हम लोग ना। अच्छा क्या नाम? नहीं ये साइन आपको मिल जाएंगे ना, जो भी आपको साइन लगाना है ना, जो भी आपको साइन लगाना है वो आप गूगल कर लो, सर्च कर लो गूगल पे आके, चैट जीपीटी कर लो। तो उसका कोड आपके पास सारा आ जाएगा ना। अच्छा इसमें इन्होंने ना बहुत कम बताया है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं ना, ये सारे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1-2 भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम सर्च कर लेंगे इंटरनेट पे, है ना, सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहाँ से लगा देंगे। तो एक तो लगा के चेक कर ले। सबसे पहले इसने बोला है कि अगर आपको कॉपी वाला लगाना है तो आप ये पकड़ो, ये पकड़ो और ये वाला यहाँ पे आके लगा दो। आप इधर आते हैं ऊपर जी, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि भाई एक पैराग्राफ बनाओ और उसके अंदर ये लगा दो, ठीक है। ये मैंने इसका कोड डाल दिया इसका, ठीक है भाई, आ गया। अच्छा दूसरा कोई लगा के चेक करते हैं अब, ये वाला लगाते हैं REG वाला, इससे क्या होता है? ठीक है। अच्छा इसके अलावा डिवाइड वाला लगा के देखते हैं, तो ढूंढ रहे थे उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर ना, 10 डिवाइड लिखा आपने और यहाँ पे आपका आ गया डिवाइड का, ठीक है। अच्छा 2 तरीके और होते हैं इसके लगाने के ना। हाँ ये इनलाइन हो रहा है ना, अंदर ही अंदर आ रहा है। अच्छा 2 तरीके और होते हैं, देखो एक तो हमने देख लिया कि नाम आप लिख दो उसका, एक इन्होंने नीचे नंबर भी बताया हुआ है। अगर आपको नाम से नहीं लिखना ना, आप नंबर से भी लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई नंबर कॉपी करके दिखाओ ज़रा, आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है नंबर से भी आ गया। इसका नंबर कॉपी करते हैं C वाले का ना, और देखते हैं कि नंबर और नाम दोनों से आता है या नहीं आता ये। नहीं दोनों लिख के देखते हैं ना, अगर दोनों से आएगा तो 2 आएंगे, एक नंबर वाला एक नाम वाला, ठीक है। नंबर वाला भी आ गया और नाम वाला भी आ गया। हाँ 2 अलग अलग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसको कमेंट करते हैं, कमेंट तो पता लग गया ना, देखो आ गया 2 अलग अलग। इसको कमेंट कर देते हैं, ये गायब हो जाएगा। इसको वापसी लिया दें तो वापसी आ गई, ठीक है भाई। समझ आ गया एस्केप कैरेक्टर आप लोगों को। और इसके बाद आते हैं भाई, चैप्टर हो गया ख़त्म, इसकी समरी पढ़ते हैं। डॉक टाइप्स टेल ब्राउजर्स विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग। कि भाई यहाँ पे जो हम डॉक टाइप लगाते हैं ना, ये वाला कौन सा वाला भला, ये वाला सबसे ऊपर, ये क्या करता है, ये HTML का वर्जन हमें बताता है कि हम HTML कौन सी वाली इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि भाई आप कमेंट को ऐड कर सकते हो ऐसे करके, द आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट अलाउ यू टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एलिमेंट, कि भाई आप आईडी और क्लास को दे सकते हो किसी भी एलिमेंट को ना, आप बताने के लिए कि भाई ये इसकी आईडी है और ये इसकी क्लास है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कह रहा है कि भाई डिव और स्पैन के 2 एलिमेंट होते हैं जो आपको
ग्रुपिंग अलाउ करते हैं, और डिप जो है वो ब्लॉक लेवल होता है, और स्पैन जो है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहने का भाई आई फ्रेम का एक टैग होता है जो क्या करता है, आपको वेबसाइट शो करा देते हैं। कोई दूसरी वेबसाइट अगर आप अपनी वेबसाइट में लगाना चाह रहे हो तो वो आप आई फ्रेम की मदद से कर सकते हो। इसके बाद इसने मेटा टैग का थोड़ा सा बता दिया कि भाई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताता है, जो आपकी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और लास्ट में हमने स्केप कैरेक्टर देख लिए, सी वाला हो गया, टी वाला हो गया, और आर वाला हो गया, तो ये सारे हमने देख लिए ना, ठीक है। यहाँ पे हो गए भाई साहब आपकी HTML, क्या हो गया, HTML कंप्लीट हो गए HTML ना। तो वीडियो ऑडियो वाला हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर पढ़ लिया ना हमने, चैप्टर नहीं पढ़ा, लगाना सीखा था हमने बस, क्योंकि वीडियो ऑडियो का तरीका बताया मैंने वो पुराना है, क्योंकि HTML खुद देखो 2000 की लिखी है, 25 साल पुरानी है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज हो जाती हैं ना। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह CSS, ठीक है। अच्छा, CSS का मैंने आपको बताया था